Hello everyone, welcome to my channel Psychologist Priya Bhargav. Today we are going to start Unit 2 and we are going to complete Unit 2 in two sections, Part 1 and Part 2. This Unit 2 is from Block 1 MPCE 031. ये उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी ऑप्ट किया है सेकेंड ईयर में. So let us start with the topics and if you will see on screen those topics which are highlighted with pink color will be covered today. So ये जो यूनिट है सेकेंड यूनिट, इसको हम टू पार्ट्स में कवर करने वाले हैं. फर्स्ट पार्ट में पिंक हाईलाइटेड जो सेक्शन है उसको हम कवर करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक. तो टॉपिक क्या है आज का? यूनिट 2 इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में डिटेल में जानेंगे हम. फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में क्या फ़र्क होता है, और आज हम बिहेवियर के ऊपर बात करने वाले हैं. सो इनका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें जो भी चीज़ें मुझे लगा एज पर माई नॉलेज जो आपको पता होना चाहिए वो ही मैंने हाईलाइट किया और मैं एक्सप्लेन करूँगी. बाकी सेल्फ स्टडी इज़ इम्पॉर्टेंट. सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक. सो जो भी अच्छी कंपनीज हैं उसमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है उसके ऊपर बहुत काम किया जाता है. क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट डालता है. ये बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में बात करें, ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह का सिस्टम वर्क करता है, फॉर्मल इनफॉर्मल डायनामिक्स किस तरह की है, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ें हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर हम समझने की कोशिश करते हैं, सो दैट हम जितने भी एम्प्लॉयज़ वहाँ वर्क करते हैं उनको अच्छे से काउंसिल कर सके, हम समझ सके उनके इश्यूज़ क्या हैं. सो वर्क प्लेस में कैसा एनवायरनमेंट है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है. स्पेसिफिकली जो मैनेजर्स होते हैं वो उनको हमेशा अपनी नॉलेज अपग्रेड करना ही पड़ता है, क्योंकि बिजनेस के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को वो हैंडल करते हैं. उनके एम्प्लॉयज़ जो है उनका बिहेवियर कैसा है उसको हैंडल करते हैं. सो उस केस में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की ज़रूरत पड़ती है. नाउ फर्स्ट जो अपना इसमें मेन टॉपिक है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है वो है द फील्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. सो इसको एक फॉर्मूले से इन्होंने समझाया है. सो जब हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में बात करते हैं तो इसमें इंडिविजुअल का बिहेवियर और ग्रुप का बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसा होता है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं. मतलब इसमें तीन चीज़ें आ रही है, एक इंडिविजुअल आ रहा है, एक ग्रुप आ रहा है और एक ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है. ये तीन कैरेक्टर्स मेजरली आ रहे हैं जिनका आपस में इंटरेक्शन कैसा है वो हम स्टडी करते हैं. सो इसमें जो इक्वेशन वर्क कर रहा है वो क्या है? बिहेवियर इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ पी एंड ई. सो अगर आप देखें, पी का मतलब है पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, ई का मतलब है एनवायरनमेंट एंड एफ जो होता है वो फंक्शन ऑफ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एनवायरनमेंट. वो क्या चीज़ है? ये बिहेवियर. हमारा जो बिहेवियर है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है. ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे बता रहे हैं बट हर जगह अगर आप देखेंगे किसी भी इंसान का बिहेवियर दो चीज़ों पे डिपेंड करता है. पहला उसकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा उसका एनवायरनमेंट. अगर हम ह्यूमन बिहेवियर की बात करें और उसके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं. जेनेटिक फैक्टर तो आता है कि डीएनए में क्या लेके आया है इंसान, उसकी कैसी पर्सनालिटी टाइप है वो. एंड देन दूसरा जो फैक्टर है उसके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में वो है उसका पास्ट लर्निंग एक्सपीरियंसेस. उसका पास्ट कैसा था, उसने अपने पास्ट से क्या सीखा और जो भी सीखा उससे क्या कंक्लूजन निकाला, उसके बेसिस पे वो बिहेव करता है. सो इस तरह से पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी डेवलप होती है. जिसने पॉजिटिविटी देखी है वो पॉजिटिव ही रहेगा, उसका एटीट्यूड पॉजिटिव रहेगा. जिसने नेगेटिविटी देखी है उसका हो सकता है पॉजिटिव हो, उसका हो सकता है नेगेटिव हो. वो दोनों तरीके से बिहेव कर सकता है. तो ये चीज़ें हो सकती है. एंड देन एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो किस तरह का एनवायरनमेंट है जहाँ पे कोई एम्प्लॉई वर्क कर रहा है, क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली वर्क प्लेस की बात कर रहे हैं. सो हम
टेक्निकली उसी पे ज़्यादा फोकस करेंगे इसमें। सो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन में। नाउ हम अगर एनवायरनमेंट की बात करें तो बहुत सारे फैक्टर है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, कितनी बड़ी कंपनी है, उसमें कितने लेवल ऑफ मैनेजमेंट वर्क करते हैं, वो चीज़। देन कल्चर कैसा है, फॉर्मल इनफॉर्मल कल्चर किस तरह का है, वहाँ पे डोमिनेंस चलती है, जैसे प्रीवियसली हमने बहुत सारे मेटाफर्स पढ़े थे फर्स्ट यूनिट में, और उससे हम कनेक्ट कर सकते हैं कि कंपनी का कल्चर किस तरह का होगा। देन नेचर ऑफ द जॉब किस तरह का है, क्या उनको बिल्कुल गधे की तरह 12-12 14-14 घंटे काम कराया जाता है, या 8 आवर्स का जो आइडियल आवर माना जाता है उसको फॉलो किया जाता है कंपनी में, वो चीज़ें देखने वाली हैं। एंड देन मैनेजमेंट स्टाइल कैसी है, क्या मैनेजर डोमिनेटिंग है, नॉन अंडरस्टैंडिंग है, या अंडरस्टैंडिंग है, कोऑपरेटिव है, मोटिवेटिंग है, किस तरह का है, और कितना आपके साथ लीनियंट हो जाता है, कितना आपको कोऑपरेट करता है, वो सारी चीज़ें मैनेजमेंट लेवल पे समझने की ज़रूरत है। एंड सिर्फ मैनेजमेंट लेवल एक ही नहीं होता, बाकी इमीडिएट के अलावा भी हायर अथॉरिटीज़ होती हैं, तो ऊपर से जैसा प्रेशर आता है नीचे वाले भी उसी तरह से वर्क करते हैं। कभी कभी बीच में ही गड़बड़ होती है, ऊपर वाले लीनियंट होते हैं, नीचे वाले लीनियंट होते हैं, बीच वाले थोड़े टेढ़े होते हैं। तो बहुत तरह के आपको चीज़ें मिलेंगी जब आप कंपनी के बारे में बात करते हैं। तो ये दो फैक्टर्स जो है बिहेवियर पे वर्क करते हैं, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एनवायरनमेंट। नाउ कमिंग टू डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसमें इंडिविजुअल लेवल पे तो बिहेवियर हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हम मैक्रो लेवल प्रोसेसेस भी देखते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी कैसी है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, और उसमें चेंज कितना होता है। ना इसमें कुछ डेफिनेशंस हमें दी हुई हैं जो मैं वर्ड टू वर्ड रीड करके एक्सप्लेन करूंगी। दैट इज व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न द डेफिनेशन एज पर द वर्डिंग्स विच इज़ बीइंग मेंशन्ड। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की फर्स्ट डेफिनेशन जो पग ने दी थी वो क्या है, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस एंड द बिहेवियर ऑफ ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स विद इन देम। हम एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, उसकी फंक्शनिंग की स्टडी करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस की स्टडी करते हैं, एंड देन हम उसमें काम करने वाले एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयज़ मतलब इंडिविजुअल और ग्रुप्स दोनों के बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सेकेंड डेफिनेशन जो ग्रीनबर्ग एंड बैरन ने दी थी वो क्या कहते हैं, द फील्ड दैट सीक्स नॉलेज ऑफ बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स बाय सिस्टमेटिकली स्टडिंग इंडिविजुअल, ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस। ये वो फील्ड है जो बिहेवियर की नॉलेज गेन करना चाहती है ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में, मतलब ऑफिस स्पेस में किस तरह क्या बिहेवियर है उसकी नॉलेज गेन करना चाहती है ये फील्ड सिस्टमेटिकली, मतलब कि कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए, कुछ थ्योरीज को फॉलो करते हुए, जिसमें हम इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस की भी करते हैं और ग्रुप्स की भी करते हैं। देन थर्ड डेफिनेशन रॉबिन्स, जज एंड सांघी ने दी थी 2009 में। उन्होंने बोला था अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट इन्वेस्टिगेट्स द इम्पैक्ट दैट इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड स्ट्रक्चर हैव ऑन बिहेवियर विद इन ऑर्गेनाइजेशन for the purpose of applying such knowledge toward improving an organization's effectiveness। ये वो फील्ड है जिसमें हम इन्वेस्टिगेट करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो बिहेवियर है लोगों का, ग्रुप का, सिंगल इंडिविजुअल का, ग्रुप का, और जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है उसका इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन पे किस तरह से पड़ता है, उनके बिहेवियर का। एंड हमारा जो पर्पस है इसको पढ़ने का वो क्या है, इस नॉलेज को हम गेन करने के बाद यूज़ करें ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। अब तीन की एस्पेक्ट जो इस डेफिनेशन में आए वो क्या क्या आया है, अगर आप देखेंगे तो सिस्टमैटिक स्टडी के बारे में बात की है, सिस्टमैटिकली स्टडिंग है ना, यहाँ पे आया है। सो सिस्टमैटिक स्टडी का क्या मतलब है, जैसे कि मैंने बताया कि एक बेस नॉलेज जब भी हम डेवलप करते हैं ओबी में, ओबी मतलब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ओबी में जब भी हम ये चीज़ पढ़ते हैं तो हमें वो नॉलेज बेस बनाने के लिए हम सिस्टमैटिक एम्पेरिकल मतलब फॉर्मूलाज यूज़ करते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड अप्रोच यूज़ करते हैं, मतलब हम रिसर्च करते हैं। रिसर्च मतलब 100-200 लोगों के ऊपर स्टडी की जाती है, मिनिमम 200 लोग होने ही चाहिए। सबसे मिनिमम हम 100 मानते हैं, लेकिन हम
उससे थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं। 200 लोग तो हमें चाहिए होते हैं स्टडी करने के लिए, क्योंकि वर्क प्लेस पे बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो जितना ज़्यादा लोग इस रिसर्च में शामिल होते हैं उतना ही ज़्यादा हमें कंक्लूसिव स्टडी मिलती है। तो जो ओबी है उसमें जो नॉलेज बेस तैयार होता है वो सिस्टमेटिकली होता है, एक प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। अगर आपने फर्स्ट ईयर में रिसर्च सब्जेक्ट पढ़ा होगा उसमें पूरा रिसर्च का प्रोसेस दिया है कि कैसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप क्या होता है, हाइपोथेसिस है ना, और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। एंड देन हम लोग पॉपुलेशन को कंट्रोल, वो ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं पूरी पॉपुलेशन में से, ये वाली चीज़ें होती हैं। सो वही इन्होंने बोला कि एक सिस्टमेटिक प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं नॉलेज बेस तैयार करने के लिए। हम फॉर्मूलाज यूज़ करते हैं, अगर आपको याद होगा प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपने फॉर्मूला भी यूज़ किया था। एंड देन रिसर्च ओरिएंटेड अप्रोच होती है, हम रिसर्च करके ही कुछ कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो ये साइंटिफिक अप्रोच है जिसमें नॉलेज जब हमें मिल जाती है तो जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं, वो भी प्रैक्टिशनर्स होते हैं, वो उस नॉलेज को यूज़ करते हैं किसी का भी बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह का है उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उसके बिहेवियर को समझने के लिए, आगे वो किस तरह से बिहेव करेगा और किस तरह से हम उसके बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारा ओबी प्रैक्टिशनर्स करते हैं। तो ये साइंटिफिक हमने क्यों टर्म यूज़ किया है, जैसे कि मैंने बताया इसमें इंफॉर्मेशन एंड मेथोडोलॉजी को यूज़ किया जाता है। तो 4 साइंटिफिक कोर वैल्यूज़ जो हम देख रहे हैं ओबी में वो क्या क्या है? एक्यूरेसी, क्योंकि जब फॉर्मूला यूज़ करो तो एक्यूरेसी आएगी। ऑब्जेक्टिविटी, हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है, कभी भी रिसर्च करते तो हमें एक ऑब्जेक्टिव तय करना पड़ता है। स्पेक्टिसिज्म एंड देन ओपन माइंडेडनेस, हमें बायस नहीं होना है इसमें, हमें कुछ शक नहीं करनी है किसी चीज़ में, डाउट में नहीं रहना है। तो ये वाली चीज़ों पे हम वर्क करते हैं। एंड देन मेथड जो हम यूज़ करते हैं उसमें क्या प्रोसीजर्स हम यूज़ करते हैं, इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं, इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। फिर जो थ्योरीज है ओबी में वो ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव टाइप की होती है एज़ कम्पेयर टू प्रिस्क्रिप्टिव टाइप। हमें ये नहीं बताया जाता कि आपको क्या करना है जब प्रॉब्लम आएगी, वो हमें खुद डिसाइड करना पड़ता है। बट वो डिस्क्राइब ज़रूर करता है कि किन सर्कमस्टांसेस में किसी पर्सन ने कैसा बिहेव किया। तो जो सब्जेक्ट है, हम जनरली जो क्लाइंट होता है उसको हम सब्जेक्ट भी कहते हैं। तो जो सब्जेक्ट है वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि और जब हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो हम उसके बिहेवियर को एक ऑर्गेनाइजेशन में समझ पाते हैं कि उसने उस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या किया। और कोई अटेम्प्ट नहीं किया जाता उसको पढ़ाने के लिए कि उसको कैसा करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम उस इंसान को समझेंगे तो हमें समझ आएगा कि उसका रीज़न क्या था, उसके कुछ नीड्स होंगी, उसके कुछ ड्राइव्स होंगे जिसकी वजह से उसने ऐसा किया, जो हमने फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ा था। तो इसीलिए हम उसको अंडरस्टैंड करने के बाद उसके सजेशंस उससे डिस्कस कर सकते हैं कि क्या किया जा सकता है, बेटर वे क्या है इसको करने का। Now 3 levels of analysis: individual, group and organization. लेवल 1 इज इंडिविजुअल। इसमें हम फोकस करते हैं एक इंडिविजुअल की वैल्यूज पर, उसका एटीट्यूड कैसा है, बिलीव्स कैसे हैं, उसका इंटेलिजेंस किस लेवल का है, उसका मोटिवेशन कितना है, इन सारे चीज़ों पे हम फोकस करते हैं क्योंकि हम इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहे हैं। एंड उसके बाद किस तरह से ये सारी चीज़ें उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं, उसको हम नोटिस करते हैं। ग्रुप की बारे में बात करें तो हमारा कंसर्न होता है कि सोशल एंड इंटरपर्सनल एस्पेक्ट कैसा है, मतलब इंसान एक ग्रुप में किस तरह से बिहेव कर रहा है, ग्रुप आपस में किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है। तो लीडरशिप एंड ग्रुप डायनामिक्स को हम समझते हैं। देन ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को, उसका कल्चर कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें प्रोसेसेस किस तरह के चलते हैं। नाउ ये जो 3 लेवल्स है इन्होंने यहाँ पे ड्रॉ करके ही बताया। अगर एग्जाम में 3 लेवल्स ऑफ एनालिसिस यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर तो आप इस तरह से बना के भी आ सकते हैं। हाँ, तो जितना आप एग्जाम में फ्लो चार्ट से समझाएंगे चीज़ें उतना ही, और नंबरिंग लिस्टिंग करेंगे आंसर की, उतना ज़्यादा आपका स्कोप नंबर गेन करने का बढ़ जाएगा। तो इट शुड बी एक्सप्लेनेटरी एंड इट शुड बी अ काइंड ऑफ नोट्स। तो आप नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं सो दैट एग्जाम टाइम पे इजी हो आपको करना। इसमें इन्होंने 3 लेवल्स का फिर एग्जांपल बताया है कि अगर हमें कोई प्रोसेस समझना है, जैसे कि जॉब सेटिस्फैक्शन, तो हमें इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक को समझना पड़ेगा। इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक में क्या आ जाता है, उसकी एज, जेंडर, एजुकेशन, ये सारी चीज़ आ जाती है। ग्रुप प्रोसेसेस को समझना है तो क्या चीज़ें आ जाएंगे, उन सुपरवाइजर एंड टीम मेंबर्स का रिलेशंस कैसे हैं आपस में। देन ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर को समझना है तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चरल स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। नाउ
हम क्या बात कर रहे हैं, हम 3 लेवल के बारे में बात कर रहे थे किसी ऑर्गेनाइजेशन के। अब नेक्स्ट जो है बेसिक एंड एप्लीकेशन ओरिएंटेड होता है। ये जो अपना ओबी जो है, इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम देखते हैं कि ये बेसिक भी है और अप्लाइड भी है। बेसिक मतलब ये नॉलेज जनरेट करता है रिसर्च करके, और अप्लाइड मतलब इसको हम रियल लाइफ में अप्लाई भी कर सकते हैं, हम प्रैक्टिस कर सकते हैं इससे जो भी हमें नॉलेज मिलती है। तो ये साइंटिफिकली स्टडी करता है इंडिविजुअल ग्रुप बिहेवियर का ऑर्गेनाइजेशन में, एंड जो भी प्रैक्टिकल टास्क हम यूज कर सकते हैं इंडिविजुअल का या ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में, वो हम करते हैं, जिससे हर एक इंडिविजुअल का सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाता है। ओबी जो है ये पॉइंटर्स ना आप इंपॉर्टेंस पे भी लिख सकते हो ओबी के, जब एग्जाम में आएगा। तो ये जो नॉलेज इसने गेन की है किसी इंडिविजुअल ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में, वो ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा इफेक्टिव बना देता है। इसके और भी कुछ चीजें बताइए कि ओबी की के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या क्या है। जैसे कि ये स्टूडेंट्स जितने भी है बिजनेस एंड मैनेजमेंट के, उनको पढ़ाया जाता है बहुत ज़्यादा टॉपिक। क्योंकि हमारी इंटेंशन क्या है कि वो जब अपना करियर स्टार्ट करेंगे इस फील्ड में, तो वो समझेंगे कि ह्यूमन बिहेवियर कितना कॉम्प्लेक्स है। और जो प्रैक्टिसिंग मैनेजर्स हैं उनको भी ये हेल्प करता है प्रेजेंट एंड फ्यूचर में झांकने का, कि ऑर्गेनाइजेशन को हम किस तरह से आगे प्रोसीड कर सकते हैं। जो प्रेजेंट और फ्यूचर मैनेजर्स हैं वो इस बारे में समझ सकेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स मैनेजिंग करते टाइम आता है, और किस तरह से जितने लोग कर रहे हैं उनको किस तरह से मोटिवेट करके रखना है, सो दैट परफॉर्मेंस इंप्रूव हो ऑर्गेनाइजेशन की। ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं उसको भी वो डिसाइड कर पाते हैं अगर ऐसा होता है तो। नाउ कमिंग टू गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। गोल क्या क्या होता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर? नंबर 1, डिस्क्राइब। हम इसमें फर्स्ट गोल जो है वो है, हम सिस्टमैटिकली डिस्क्राइब करते हैं एक एक चीज, एक एक डिटेल, कैसे इंसान बिहेव कर रहा है वर्क प्लेस पे डिफरेंट कंडीशन में। जब हमें ये पता चल जाता है कि वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, तो दूसरा जो इसका गोल होता है वो होता है अंडरस्टैंड। हम लोगों का बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। पहले हमने क्या समझा, वो कैसे बिहेव कर रहा है, फिर हम समझ रहे हैं वो क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है। थर्ड होता है प्रिडिक्ट। अब हम प्रिडिक्ट करेंगे कि अब आगे की जब सिचुएशंस होंगी तो वो किस तरह से बिहेव कर सकता है। हमें ये पता चला कैसे, क्यों, और अब आगे क्या करेगा। तो जब भी हम किसी इंसान का बिहेवियर समझ जाते हैं कि वो उसने कैसे बिहेव किया था, क्यों किया था, तो हम आगे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अब वो क्या करने वाला है। इसीलिए बिहेवियर समझना बहुत ज़रूरी है। मैनेजर को अगर आइडिया लग जाए कि वो आगे किस तरह की सिचुएशन में किस तरह से बिहेव करेगा, तो वो आगे के बिहेवियर को कंट्रोल कर सकता है। एक सेइंग के बारे में बात की है, बड़ा इंटरेस्टिंग सेइंग है, द बेस्ट प्रेडिक्टर ऑफ फ्यूचर बिहेवियर इज पास्ट बिहेवियर। पास्ट में आपने क्या किया वो आपका फ्यूचर बिहेवियर को भी बता देगा। सो एम्प्लॉई किस तरह से कितना कमिटेड है अपने वर्क को लेकर, कितना प्रोडक्टिव है और कितना काउंटर प्रोडक्टिव है, वो अगर हमारे पास डिटेल है तो वो हमें प्रिवेंटिव एक्शंस लेने में हेल्प कर देगा कि अब हम क्या करें। काउंटर प्रोडक्टिव है तो हम प्रिवेंटिव एक्शंस ले सकते हैं, अगर वो ऑलरेडी प्रोडक्टिव और कमिटेड है तो हम उसको और मोटिवेट कर सकते हैं। फोर्थ जो हमारा गोल होता है ओबी का, वो होता है कंट्रोल। कंट्रोल क्या करना है? ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क किस तरह का है। जब हमें एक बार पता चल जाए क्या हुआ, क्यों हुआ और क्या हो सकता है, तो ऑब्वियसली हम कंट्रोल कर सकते हैं सिचुएशन को, है ना। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का जो स्पेसिफिक गोल होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, पब्लिक रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बहुत सारे और भी होते हैं गोल। तो जो मैनेजमेंट का जॉब होगा वो क्या होगा कि अगर हमें प्रॉफिट चाहिए, कस्टमर सेटिस्फैक्शन चाहिए, पब्लिक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, तो हमें मोबिलाइज करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा जो एम्प्लॉयज हैं उनके साथ। टेक्निकल, इकोनॉमिक, इंफॉर्मेशनल रिसोर्सेज जो हैं उनको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, उनको मोबिलाइज करना पड़ेगा, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव किए जा सके। Now coming to last topic of today's video, importance of organizational behavior। Organizational behavior जो हम पढ़ते हैं उसकी importance क्या है। जो contemporary organizations होते हैं और उनका जो environment होता है
उसमें चेंज आता ही आता है। कंटेम्प्रेरी मतलब जनरली जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जनरल ऑर्गेनाइजेशन, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉमन, सारे ऑर्गेनाइजेशन में एक कॉमन प्रोसेस होता है, तो सब में ही चेंज आता ही आता है। चेंजिंग जब भी होती है तो ऑब्वियसली ये चैलेंजिंग होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और जो उसमें एम्प्लॉयज़ हैं उसके लिए भी। अगर बहुत सारा चेंज एक साथ आ जाए कंपनी में तो क्या होगा, केओस की सिचुएशन हो जाएगी, लोग जो होंगे वो कंफ्यूज हो जाएंगे, समझ ही नहीं आएगा क्या करें कैसे। जैसे कोविड आ गया था, उस टाइम पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बंद हो गए, बहुत सारी कंपनीज बंद हो गए, बहुत सारे लॉसेज हुए, और कुछ ऐसी कंपनीज भी थी जिन्होंने बेनिफिट भी उठाया, प्रॉफिट भी किया, है ना। तो अगर कंपनी बहुत फास्ट चेंज आता है कंपनी में तो नुकसान होता है, कंफ्यूजन वाला स्टेट आ जाता है, स्टेटस हो जाता है। अगर बहुत स्लो चल रही है कंपनी, बहुत धीरे धीरे चेंज आ रहा है, तो वो एक स्टैग्नेशन वाला स्टेट आ जाता है जहाँ पे प्रॉफिट लॉस का कोई आइडिया नहीं होता, ज़्यादातर एक लॉस वाली सिचुएशन ही बन जाती है। तो जो ओबी में थ्योरीज हम पढ़ते हैं वो मैनेजर्स को हेल्प करती है कि ह्यूमन एंड ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर को समझे, वो किस तरह से बिहेव करते हैं, उनको हेल्प करे कि बिजनेस डिसीजंस जो लेते हैं वो सही डिसीजंस ले और ऐसे एक्शंस करे को कंट्रोल किया जाए जो कंपनी के लिए नुकसान किया जा सकता है। तो जो नॉलेज है ओबी की वो मैनेजर्स को इक्विप करता है 4 क्रिटिकल चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए, जो नेल्सन एंड क्विक ने 2003 में बताए थे। क्या क्या चैलेंजेस हैं जो आज एट प्रेजेंट कंपनीज में देखने के लिए मिल रहा है। इंक्रीजिंग ग्लोबलाइजेशन, यानी कि बहुत अलग अलग कंट्रीज से एम्प्लॉयज इधर उधर शिफ्ट हो रहे हैं और आके बस रहे हैं, यानी कि इंडिया में भी आप देखेंगे डिफरेंट कल्चर एंड बैकग्राउंड के डिफरेंट कंट्रीज से एम्प्लॉयज वर्क करते हैं, तो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। तो वो एक चैलेंजिंग सिचुएशन है, सबके कल्चर अलग है, सबका बिलीफ सिस्टम अलग है, किसी को कोई लैंग्वेज पसंद नहीं है, टोन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पर वर्क करना पड़ जाता है। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसा मैंने बताया कल्चरल डिफरेंसेस हैं, डाइवर्सिटी है, यानी कि स्पेशली एबल्ड लोग भी वहाँ वर्क कर रहे हैं, LGBTQ+ कैटेगरी भी वर्क कर रही है, सो उनको रेस्पेक्टफुली ट्रीट करना, उनके साथ कोई इस तरह का बिहेवियर ना हो जिससे वो इंसल्ट फील करें, उनको जजमेंट्स ना हो, बायसेस ना हो उनके साथ, ये सारी चीज़ें एक चैलेंज है मैनेजर लेवल पे हैंडल करना, क्योंकि मैनेजर तक कई बारी बातें नहीं पहुंचती और बहुत एक्सट्रीम स्टेप कई बारी एम्प्लॉयज़ उठा लेते हैं, सो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट लीड्स टू द इम्पैक्ट ऑफ ऑन द जो इंटीग्रिटी ऑफ कंपनी एंड स्टेटस ऑफ द कंपनी। तो कंपनी पे बहुत बुरा असर पड़ता है। कंपनी चाहे कुछ और बिलीफ रखती है लेकिन एक किसी एम्प्लॉय की गड़बड़ की वजह से पूरा ऑर्गेनाइजेशन भुगतता है, तो इसलिए ये मैनेजर का एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। देन कंटिन्यूइंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन विद अकम्पनिंग नीड फॉर स्किल एनहांसमेंट। ऑफ कोर्स कंपनी में भी जितनी चीज़ें न्यू इनोवेशंस आ रहे हैं वर्ल्ड में उससे कोप करना बहुत ज़रूरी है। हर दूसरे दिन तो कोई और नया वर्जन आ जाता है हर चीज़ का, तो एम्प्लॉयज़ जो है वो अपडेटेड है या नहीं है, उनकी स्किल्स को एनहांस किया जा रहा है कि नहीं, उसके ऊपर वर्क करना। देन डिमांड फॉर एथिकल बिहेवियर एट वर्क। एथिकल बिहेवियर बहुत ज़रूरी है। आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जहाँ आपके फैमिली में शायद वो चीज़ नॉर्मल होती है लेकिन वर्क प्लेस पे वो नॉर्मल नहीं होती, सो कॉन्ट्राडिक्शंस एग्जिस्ट करते हैं। सो वो सबको ट्रेन करना कि ये एथिकल है, इसको इस पे वर्क करना है। एथिकल के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वर्क प्लेस पे किस किस तरह के एथिक्स को फॉलो करना ज़रूरी है, नॉट ओनली बिहेवियर वाइज बट वर्क प्लेस पे भी डिसीजन मेकिंग एंड स्टफ। डिसीजन मेकिंग हो रही है तो क्या एक ही इंसान ले जा रहा है डिसीजन या वो दूसरे सबऑर्डिनेट्स का भी आइडिया ले रहा है कि वो क्या सोचता है, सो वो भी एथिक्स के ही अंदर आता है ना। स्कोप ऑफ ओबी के बारे में बात करेंगे, जैसे ये टॉपिक में हम इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं ओबी की, ऊपर भी मैंने बहुत सारी चीज़ें पॉइंटर बताए थे, आप उसको भी इसमें लिस्ट डाउन कर सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो, जैसे मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को ज़रूरत होती है, ये सारी चीज़ें आप इसमें भी डाल सकते हो। स्कोप क्या है ओबी का? फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो वर्क प्लेस पे होता है उसमें ये यूज़फुल होता है। एम्प्लॉय की नीड्स एंड मोटिवेशन के लिए लीडरशिप में यूज़ होता है। इंटरपर्सनल रिलेशंस, ग्रुप डायनामिक्स, कम्युनिकेशन, वर्क एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, चेंज एंड चेंज मैनेजमेंट, क्रिएशन ऑफ हार्मोनियस क्लाइमेट फॉर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशंस, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड इफेक्टिवनेस, ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ, स्ट्रेस एंड इट्स मैनेजमेंट, ये वाली चीज़ें सब ओबी में हम समझ सकते हैं और हम इस पे वर्क कर सकते हैं ना। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ वर्क प्लेस पे ही ओबी पढ़ें, हमारी
ओवरऑल पूरी लाइफ ही इस चीज़ में इन्वॉल्व होती है। जैसे कि इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं हम अपनी जनरल लाइफ में डील करते हैं। बैंक हो गया, हेल्थ केयर सिस्टम हो गया, एजुकेशनल सिस्टम हो गया, पॉलिटिकल, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, रिलीजियस, कितने सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं। तो वर्क प्लेस के अलावा बाकी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जहां हम डील करते हैं। सो इन ऑर्गेनाइजेशंस में किस तरह का बिहेवियर होता है वो हमें हेल्प करता है समझने के लिए जब हम वो भी पढ़ते हैं। तो बेसिकली किस तरह से हमारा बिहेवियर अफेक्ट करता है और किस तरह से उनका बिहेवियर हमारे ऊपर इम्पैक्ट करता है, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, और अगर आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करें ये वीडियोस बाकी स्टूडेंट्स के साथ। सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।